हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स। और इसमें ऑलरेडी पहले से ही हम 17 क्वेश्चन कराए चुके थे जेईई एडवांस के पहले, और अभी क्वेश्चन नंबर उसी कंटिन्यूशन में 18 नंबर दे रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है ये फॉर जेईई एडवांस 2023-24 के लिए काम करेगा। एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज है ये, और ये इस साल के आईआईटीज में जेईई एडवांस में मतलब 2022 को पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 14 था। और ये क्वेश्चंस है आपके सामने में, और इसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको एनालाइज करता हूँ। और ये जुड़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से। और इस थर्मल फिजिक्स में 17 कंसेप्ट है। 17 कंसेप्ट में ये 12वां नंबर कंसेप्ट है जो अभी कंटिन्यूएशन में आपको लगातार दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये 18वां नंबर क्वेश्चन है। फिर इसमें और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, वो भी धीरे धीरे करके और बताएंगे। और कोशिश कीजिए कि पूरे सिलेबस को याद कीजिए कि 17 कंसेप्ट कौन कौन है। लेकिन अभी मैं उतना सिलेबस बोलना नहीं चाहता, सीधा 17 नंबर जो है वो आप देखिए, 16, 12 सब देखिए, तो ये 12 नंबर सीरियल में आएगा। और 1 नंबर में जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, वो 1 नंबर में। 2 नंबर में मिलेगा कैलोरीमेट्री। और उसी तरह आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर में आपको मिलेगा लेटेंट हीट के बारे में। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, तो जिस समय उसको चालू करेंगे उसको एक साथ जोड़ करके पढ़ाएंगे। और 3 के बाद फिर अगर 4 में जाइएगा, 5 में जाइएगा, सबका एक कंटिन्यूएशन है। तो कभी हम सिलेबस का एनालिसिस कर देंगे जिससे कि याद हो जाएगा। लेकिन ये आपका 12 नंबर में है, और 12 के बाद जो दिखाई देगा वो 5 तो एक टाइप का है। जब 5 का एक टाइप का देखिएगा तो उसमें दिखाई देगा एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिखाई देगा। फिर उसी तरह दिखाई देगा एक एब्जॉर्प्टिव एंड इमिसिव पावर्स के बारे में दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसी में दिखेगा आपको सबसे लास्ट में, जिसमें आएगा बोल सकते हैं कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा स्टीफेंस लॉ। तो एकदम लास्ट में स्टीफेंस लॉ है, उसके पहले जो है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और ठीक उसके पहले आएगा किरचॉफ्स लॉ। तो कहने का मतलब पहले स्टार्ट कीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसके बाद आएगा इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, और उसके बाद आएगा सीधा समझिए 3rd नंबर कॉन्सेप्ट, फिर 4th, फिर 5th में। और वो सब क्या है तो उसको कोशिश कीजिए कि बार बार सिलेबस देखिएगा तो याद होगा। जो 5 में से 12 के बाद मतलब 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 नंबर जो सबसे लास्ट में है ना, वो आपका है स्टीफेंस लॉ या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। और ठीक उसके पहले जो है वो दिखाई देगा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। और हो गया 17 बता दिए, 16 बता दिए। और उसके पहले जो आएगा वो है ये किरचॉफ्स लॉ, और उसके पहले आएगा ये आपका इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, और उसके पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये 13, 14, 15, 16, 17 में 5 को बताया। तो इसी तरह आप थोड़ा रिकॉल करिएगा तो सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं रिकॉल होगा, लेकिन उसके लिए आपको बजाते थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक वीडियो हम उसी का बनाएंगे जिससे कि थर्मल फिजिक्स के क्या क्या सिलेबस हैं। अभी इसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं।
ठीक है, देखा जाए। पहला तो ये क्वेश्चन सोचिए, तो जो दिया गया है ये ग्राफ ही गलत है जो IIT इस क्वेश्चन को दिया है। कैसे, अभी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, ये मल्टीपल आंसर्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल आंसर्स वाला है, मल्टीपल आंसर। मल्टीपल आंसर्स मतलब आंसर्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी था। ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स, और मैक्सिमम निगेटिव जाएगा -2। तो देखा जाए ये कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो सबसे इसमें आसान लग रहा है, 4 में से चूज करना है। आदमी जानते हैं क्या होगा, यस नो यस नो यस नो यस नो। तो यस नो का प्रोबेबिलिटी से कैसे होगा, 2 × 2 × 2 × 2 16 ऑप्शंस हो गया। और 16 का मतलब हो गया 1/4 होता था कब, जिस समय आप 4 ऑप्शन में सिंगल आंसर वाला होता था, जो कि आपके पेपर 2 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन 3rd था, वो था मतलब सिंगल आंसर वाला। और ठीक उसके पहले वाले में था मल्टीपल आंसर वाला। और उसके ठीक जो पहले वाला था वो था इंटीजर टाइप वाला, पेपर 2 का मैं बोल रहा हूँ। और उसी तरह पेपर 1 में जो बीच वाला था, सेकंड वाला, वो था मल्टीपल चॉइस वाला। और जो 3rd वाला था वो था मैचिंग, और पहला वाला था वो माने इंटीजर वैल्यू वाला, जिसका आंसर Z है .xy, मतलब कोई नंबर्स है 0 से 9, और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है। अगर 3 डिजिट तक आ रहा है तो 3rd डिजिट को राउंड ऑफ करके लिखना था। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, और सब में मैक्सिमम निगेटिव मार्किंग था ही। तो देखिए ये 1/4 हुआ, और उसका आधा करेंगे 25% की जगह, माने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता तो 25% माने चांस होता कि सही हो जाता, लेकिन उसका और आधा करेंगे तो 25 का 12.5% हो गया, और आधा करेंगे तो 6.25, माने इतने % चांस है सही होने का। तो रॉन्ग होने का कितना है आप काउंट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है, 93.75, इतना % चांस है। इसलिए मल्टीपल आंसर दे करके चेक किया जाता है। IIT 2 बार एग्जाम देता है, ताकि एक ही दिन में पता चले कि 9 बजे से 12 बजे तक बच्चा कितना लिख पा रहा है, और फिर उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक उसका पोटेंशियल रहता है कि नहीं, और फिर वो बना पाता है कि नहीं। एक टेस्ट से वो लोग नहीं मानता है। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों को जोड़ करके पेपर माने फिजिक्स का नंबर होगा, उसी तरह केमिस्ट्री का C1 C2, C1 माने पेपर 1 का, C2 माने पेपर 2 का सेकंड सिटिंग। उसी तरह C1 C2 जोड़ने से C होगा, फिर आपका M1 M2 जोड़ के M होगा, अब फिर ओवरऑल देखा जाता है। तो पहले देखा जाएगा कि ओवरऑल में आप क्वालिफाई किए कि नहीं, फिर देखा जाएगा मैथ अच्छा है कि नहीं, फिजिक्स अच्छा है कि नहीं, केमिस्ट्री अच्छा है, मतलब हर चीज़ पेपर वाइज क्वालिफाई करना पड़ता है, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और ओवरऑल तब जाकर रिजल्ट आता है। लेकिन यही है, मतलब अगर नंबर बना दिए 40-45% तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगा, और अगर 60-65 भी बना देते हैं 360 में तो भी मतलब क्वालिफाई कर जाओगे, ये सब बात है। तो आइए देखिए कैसे इसको सोचते हैं। तो सबसे पहले तो वर्क डन निकालेंगे यहाँ से A से B जाने में, और इस ऑप्शन में जो आंसर ऐसे भी देखना है, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इन द प्रोसेस CA इज 0। C से A जाए चाहे A से C जाए, दिखाई दे रहा है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो पता है। ऐसे भी पहले वाले वीडियो में हम 1 से 17 को प्रैक्टिस कराए थे, तो एक क्वेश्चन तो उस टाइप का मिलेगा ही। डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी किसी का मिलता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको मैच करके आप बना सकते हो, प्रैक्टिस रहेगा। तो ये आंसर तो 0 होगा, ये सही लग रहा है। कैसे, A से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसलिए इसके जो वर्क डन होंगे C से A जाए चाहे A से C जाए, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसका वर्क डन होता है हमेशा 0। क्यों होता है,
तो P डिफरेंशियल V, इसी का इंटीग्रेशन कहलाता है आपका डिफरेंशियल W का इंटीग्रेशन, और यही होता है डेल्टा W। ये मतलब आइसोकोरिक के लिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा W इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ W और PdV। तो इसका जो भी प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर यहाँ दिख रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है ऊपर जाने से A से C, और C से A यहाँ प्रोसेस का नाम लिखा है, तो C से A आएंगे तो क्या हो रहा है, प्रेशर तो लगातार घटते जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव है। भले ही यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है तो प्रेशर घटते जा रहा है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन वो प्रेशर पॉजिटिव है हमेशा। और ये मतलब डिफरेंशियल भी क्या है, भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए हमेशा कांस्टेंट है 0.8 मीटर क्यूब। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल भी क्या हो गया, 0। तो 0 इंटू कोई भी एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे छोटा सा कहीं पर भी तो वो 0 हो गया, और ये 0 0 0 0 जब ऐड करेंगे तो मिला के 0 ही होगा, इसलिए इसका वर्क 0 हो गया, इसलिए डी एक आंसर है, ये तो सही है। तो अगर डी भी एक लिख दीजिएगा तो कुछ मार्क्स तो मिल गया ना एटीज में। अब आइए और देखा जाए कि कौन कौन सही है। तो एक प्रोसेस ए बी का निकालना है, बी सी का निकालना है, और एक ओवरऑल निकालना है कि ए से बी गया, बी से सी गया, तो मतलब पहला ये वर्क डन फिर दूसरा वर्क डन, दोनों ऐड करके कितना हो रहा है। तो पहले देखा जाए कि ए बी का वर्क डन क्या है। तो देखिए ए बी का वर्क डन में लिखा हुआ है कि पीवी डायग्राम में इधर V है इधर P है, कभी कभी उल्टा भी लिख देता है। मोनोटोनिक गैस है और पहले ये एडियाबेटिकली वर्क कर रहा है, तो एडियाबेटिकली वर्क करता है तो जानते हैं कि उसके अंदर में हमेशा वो प्रोसेस जो होता है इस तरह से होता है, डिफरेंशियल Q0 या डेल्टा Q0, और इसीलिए जब इसको निकालेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा W। तो डेल्टा Q तो 0 है और डेल्टा U पता है n CV डेल्टा T होता है, तो डेल्टा W ऐसे ही निकल गया। तो डेल्टा W कितना आएगा, माइनस CV क्या होगा, R बाई गामा माइनस 1, और डेल्टा T T2 माइनस T1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NR T1 माइनस T2। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आइडियल गैस में Pd का 10RT होता है, तो पहला ब्रेक करेंगे तो P1 V1 और दूसरा आगे P2 V2। तो देखिए फार्मूला अगर भूल भी गया तो याद हो गया। और दूसरा एक और था वर्क डन का, डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला लगाते और प्रोसेस का पता है Pv गामा कांस्टेंट होता है, तो उससे भी सॉल्व करके हम वर्क डन निकाल सकते थे, और यही वर्क डन आएगा जो लास्ट में लिखे हैं P1 V1 P2 V2 बाई गामा। मतलब क्या है, एक IIT JEE एडवांस के लिए आपको चाहिए माने बहुत खतरनाक लेवल, और जब बहुत खतरनाक लेवल चाहिए तो कैसा चाहिए लेवल, तो सीधा समझिए कि आपको एकदम चाहिए 7वां लेवल। 7वां लेवल का मतलब यूरोडॉप के स्टाइल वाला, या उस टाइप का मिलता जुलता हाई लेवल का मास्टर डिग्री PhD का कॉन्सेप्ट। और छठा लेवल में हो गया कि BSc ऑनर्स तक का, और नहीं तो ओलंपियाड का जो फिजिक्स का बुक होता है उस लेवल का एप्लीकेशन होना चाहिए, BSc ऑनर्स एंड फिजिक्स ओलंपियाड का, तब जाकर के दिखेगा छठा लेवल। और पांचवा लेवल तो पता है JEE एडवांस है, चौथा लेवल में JEE मेन है, तीसरा लेवल में तो NCERT है, और दूसरा लेवल में 8, 9, 10 का है, और पहला लेवल में 7 क्लास तक का है बेसिक। तो देखा जाए कि अब इसको वर्क डन निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो लिख देंगे कि वर्क डन, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ का A से B या इसका मान लीजिए जो भी होगा प्रेशर PA PB P इसका प्रेशर दिया हुआ पहला स्टेट में दूसरा स्टेट में, तो कैसे ये देखिए यहाँ से ड्रॉप कीजिए तो प्रेशर पता है इसका वॉल्यूम पता है, मानिए वॉल्यूम पता है प्रेशर पता है, तो पहला इसका मालूम है स्टेट का कितना प्रेशर कितना वॉल्यूम है, लेकिन दूसरा देखिए यहाँ से नहीं मिला के यहाँ बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिफ्ट कर दिया। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम पता नहीं है कितना है, लेकिन ये जो है प्रेशर 300 है। तो अब जानते हैं कि ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है लगा देंगे कि P1 V1 यहाँ 1 की जगह A है तो लिख देंगे PA VA गामा इज इक्वल टू PV VB गामा, यही होता है एडियाबेटिक के लिए। और इसका कॉन्सेप्ट है कि PV गामा कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है ना
PVT सब बदलता है, कोई कांस्टेंट नहीं रहता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमको क्या निकालना है, यहाँ का P2। तो कैसे P2 निकलेगा, सॉल्व कर देते हैं। तो आ जाएगा कि P2 और V2 तो पता है, P2 तो मालूम है, सॉरी V2 नहीं मालूम, V2 निकालना है यहाँ पर। तो V2 कैसे निकलेगा, यही है सेकंड वाला। तो लिख सकते हैं V2 निकालने के लिए इसको पहले रखेंगे VB बाई VA गामा, और यहाँ पर आ जाएगा PA, यहाँ से मिल गया, अब PB यही आएगा। अब इसके बाद का स्टेप में ये वाला गामा उठा के यहाँ ला दें, तो इसके बाद का प्रोसेस में हो जाएगा, ये गामा इसमें जाएगा, तो PA बाई PB और डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा, मैंने दोनों साइड 1 बाई गामा एक्सपोनेंट में दे दिया गया। तो यहाँ 1 बाई गामा आ गया, गामा गामा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल गया, इस पॉइंट पर कितना होगा। तो PA कितना है देख लो, तो PA है प्रेशर यहाँ पर 100 किलो 1000 डिवाइडेड बाई PV कि कितना है 300, यहाँ किलो में है इसलिए देखिए किलो लिखा के मल्टीप्लाई करना पड़ा, और दोनों सेम है, नहीं भी लिखते तो भी चलता। और गामा कितना है 5/3, तो 1/5/3 मैंने 3/5, और सॉल्व करेंगे 3/5 तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 0.6, और ये वाला आ जाएगा, समझिए यहाँ पर रॉन्ग बैठा दिए हैं। PA कितना था, तो PA 100 था, ये तो 300 था। तो ये सॉल्व होकर के दे रहा है कितना, तो 1/3 और गामा में 3/5, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3, ये 3/5 0.6 है, इसका आंसर 0.5 डायरेक्ट हो गया। और फिर इनटू में यहाँ पर आएगा VA मल्टीप्लाइड बाई VA, तो यहाँ पर VA मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इस स्टेप में, इनटू में यहाँ पर VA। तो VA को मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे यहाँ पर तो हमने सॉल्व कर दिया है, और ये इनटू VA कर देते हैं यहाँ पर, इनटू VA। अब VA कितना है, तो वॉल्यूम हो गया पॉइंट A पर 0.8, तो इनटू में 0.8। अब ये वाला पता है 0.5 है, और ये 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40 माने 0.4 आ गया। तो वॉल्यूम हमारा निकल गया कि ये मतलब अप्रॉक्स में 0.4 आ रहा है, मतलब इसको 0.4 दिखा रहा है ना, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहीं पर ला सकता था। चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन किया है इसलिए 0.4 आया, लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करता, ग्राफ में दिख रहा है तो 0.4 से थोड़ा हल्का ज़्यादा लिखना चाहिए था, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन है। तो आप समझिए कि ठीक है, ये पॉइंट को यहीं पर सोचिए। तो VB निकल गया, तो जैसे VB निकल गया तो अब देखा जाए कि B से C में जा रहा है, कैसा प्रोसेस, तो लिख रहा है कि फ्रॉम स्टेट A to B गया कंप्रेस्ड एडिबेटिकली एंड एक्सपेंड्स फ्रॉम स्टेट A to B आइसोथर्मली। इसमें लिखा हुआ था कि इट एक्सपेंड्स फ्रॉम A to B, स्टेट A to B। तो इस जो A से B जा रहा है तो इसमें एक वर्ड छूट गया, इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, लिखा हुआ था आइसोथर्मली क्वेश्चन में, आइसोथर्मली, ठीक है, वो छूट गया कि देन इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट B to C। तो जब सोच सकते हैं कि ये B से C तक आइसोथर्मली जाएगा, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV उसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा P इंटू V, क्योंकि होता क्या है PV इक्वल टू nRT, जैसे यहाँ लिखते हैं तो समझ में आएगा, PV इक्वल टू nRT। और आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट T कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसलिए बोल सकते हैं एक दूसरे का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा,
मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा या वाइस वर्सा। यहाँ देखिए डायग्राम में क्या लिखा है, लोग लिख रहा है यहाँ पर कि ऐसे गैस जो है एक्सपेंड्स फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी अगर एक्सपेंड करेगा, ग्राफ ऐसे दिखा रहा है, तो एक्सपेंड करेगा तो ठीक है, मान सकते हैं कि ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो घटना चाहिए, तो जब प्रेशर घट रहा है तो ग्राफ ऊपर कैसे होगा? ये तो रॉन्ग है। ग्राफ मेरे अनुसार जो होना चाहिए वो यहाँ से नीचे आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे होगा। तो देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखा जाए कि बी से सी जो जा रहा है, हमको यहाँ का प्रेशर मालूम हो गया 300, वॉल्यूम अभी निकाल ही चुके, दोनों पता है। और जब यहाँ जा रहा है तो इसका हमको नहीं मालूम है क्या चीज़, तो प्रेशर नहीं मालूम है, लेकिन वॉल्यूम इसका पता है। तो देख सकते हैं कि जब इसका वर्क डन निकालेंगे और इसका भी वर्क डन निकालना है, तो अभी वर्क डन निकाल देते हैं। डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए? आइसोथर्मल आइडियोमेट्रिक के लिए। डेल्टा डब्ल्यू ए टू बी जो आइडियोमेट्रिक है, तो पता है P1 V1 P2 V2 पुट कर देंगे। तो P1 V1 कितना है बैठाइए, तो P1 हो गया प्रेशर में 100, और चूंकि ये प्रेशर किलो में है इसलिए यहाँ पर किलो के लिए 1000 लिख दिए। इनटू V1 कितना है 0.8 माइनस P2 V2, तो इसका प्रेशर कितना बैठेगा? प्रेशर पुट हो जाएगा 300 और किलो इसमें 1000 और वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट 0.4 आया था और डिवाइडेड बाई गामा -1, तो गामा कितना है 5/3 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 - 3/3 2/3, तो जब 2/3 इधर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने से यहाँ 1000 कॉमन है, तो 1000 को छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 100 × 800, लेकिन पॉइंट है तो 80 इंटू दिस माइनस यहाँ हो जाएगा 100, इसको छोड़ दीजिए और इसको मल्टीप्लाई 1200 आ रहा है, 300 × 4 1200, डेसिमल है तो 120 इंटू दिस, और ये इंटू में ये जो यहाँ आया था 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2, और 3/2 का मतलब आ जाएगा 1.5। अब इसको सॉल्व करें तो 1000 कॉमन है तो 80 - 120 -40, और ये आ गया 1.5 और इंटू में आ गया 1000, ये जूल आया। सारा आंसर किलो जूल में दिया हुआ है, इसलिए जूल को किलो जूल करने के लिए इतना वो किलो जूल लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ये 15 × 4 60 और इंटू 60 और साथ में 0 है तो 600 हो गया, और डेसिमल है तो 60 आ गया -60 किलो जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि A से B का जो वर्क डन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, अगर वर्क डन रहता है तो -60 होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये जो डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है AB का, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मॉड वैल्यू, तो जान ही रहे -60 किलो जूल का मॉड क्या होगा? 60 होगा किलो जूल। इसीलिए ये शो कर रहा है कि हमारा C सही है, तो एक आंसर मिला C सही है, मतलब C इज करेक्ट। पहला एक ऑप्शन दिखाई दिया, ठीक है, C करेक्ट लग रहा है इतना बनाने पर। और A से C जाए चाहे C से A जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस CA इज 0, वो भी सही है। तो D ऑप्शन तो पहले मैंने लिखा था, D इज करेक्ट है ना, तो पहले दिखाई दिया था वो, तो D करेक्ट है। अभी अब देखा जाए A और जो बच गया है B, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस BC निकाला जाए। B से C तक का वर्क डन निकालेंगे तो उसका वर्क डन क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस, तो लिखिए डेल्टा डब्ल्यू B to C। जब अगर पढ़े होंगे वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है nRT और log
फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम तो VC हो जाएगा बाय इनिशियल वॉल्यूम VB, और बेस यहाँ रहेगा E। तो अब देखा जाए nRT टेम्परेचर तो दिया नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर देखें चाहे इस पॉइंट पर देखें तो दोनों समय टेम्परेचर सेम है, तो क्यों नहीं हम लोग आइडियल गैस का कंसेप्ट लगा दें कि PV इक्वल टू nRT होता है। तो अगर इस पॉइंट पर सोचेंगे तो प्रेशर एट B इनटू प्रेशर एट V इज इक्वल टू nRT। तो nRT को हम PV इंटू VB लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑलरेडी निकाले हैं, PV निकला हुआ है, इसलिए nRT हमको मालूम चल गया। हाँ, अगर यहाँ नहीं मालूम रहता तो यहाँ पर भी सोच सकते थे ये nRT PC इंटू VC भी होगा, और इवन इसके इनिशियल और फाइनल की जगह इंटरमीडिएट बीच में भी वो ट्रू होगा। टेम्परेचर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली हमको यहाँ का VC चाहिए, तो पुट कर देते हैं। ये nRT तो आ गया ये वाला PV VB log VC बाई VB। अब PV का वैल्यू पुट कर देंगे, तो PV का वैल्यू पुट करने से क्या होगा देखा जाए तो इसका प्रेशर है जो PV का प्रेशर है 300, तो 300 इंटू किलो। फिर वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो निकाले थे 0.4, फिर लॉग आया BC, इसको LN भी लिख सकते थे। अब VC बाई VB, तो VC कितना है, एक तो है 0.8 और VB कितना है 0.4, तो लिख देंगे 0.8 बाई 0.4, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 2, और यह गया LN2, और देखिए LN2 होता ही है राउंड में दिया हुआ है 0.6993 होता है, तो उसको राउंड करके लिखा हुआ है 0.7। अब इसको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा, सब जूल में चाहिए तो इसलिए हम इसको 300 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आ रहा 1200, डेसिमल एक के बाद देंगे तो 120, और ये वाला आ गया 0.5 इनटू में 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है कितना 600, डेसिमल है तो 60 आ गया, तो ये आंसर आ गया 60 किलो जूल, और ये आ रहा है 60 किलो जूल पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा C भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ये जो यहाँ लिखे थे वर्क डन इन द प्रोसेस AB, तो वर्क डन इन द प्रोसेस AB और BC, वर्क डन इन द प्रोसेस BC, तो BC में 84 और यहाँ पर आ रहा है 60, तो AB में देखिए कितना है, AB में 60 और AB में हम लोग का कितना आया था, AB में 60, AB में 60 है तो ठीक है, AB में 60 आया लेकिन -60 आया था, है ना। तो ए वाला देखें B में कहीं B में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है। मिस्टेक में है कि ये nRT, तो यहाँ का प्रेशर कितना था B का प्रेशर 300 ठीक पुट किए हैं किलो में, वॉल्यूम यहाँ का 4 है वो भी ठीक है, फिर लॉग आया और VC बाई VB, तो VC का आया पॉइंट का 0.8 और VB आया 0.4,
तो दोनों डिवाइड होकर के तो आ जाएगा आपका 2, तो ln 2 0.7, अच्छा वही नहीं लिखे हैं इसलिए रॉन्ग आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर वो लाइन लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स। यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए क्या होगा। पीवी कितना आया था, पीवी प्रेशर एट द बी 300, ठीक है, और ये किलो में है, इसलिए किलो लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय बी, वीवी 0.4 है, फिर लॉग बेस ई, VC कितना है, VC आया 0.8 और ये 0.4 था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.4 × 3 1200, लेकिन यहाँ पर ये डेसिमल एक है तो 120 हो जाएगा, तो 120 और ये वाला आया 2, ln 2 0.7 है, 0.5 सॉरी 0.7, तो 0.7 यहाँ लिखेंगे, हाँ इंटू 3, अब ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 12 × 7 84, आएगा 840, लेकिन डेसिमल है तो 84, तो 84 किलो जूल, 84 किलो जूल। और देखिए 84 किलो जूल बी में आ रहा है, तो बी इज करेक्ट, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आंसर बी इज करेक्ट, यहाँ लिख देते हैं आंसर बी इज करेक्ट या इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक आंसर बी करेक्ट हुआ, यहाँ सी करेक्ट हुआ, और यहाँ पर सी से ए जब भी जाएगा, सी से ए जाए चाहे ए से सी जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बोल सकते हैं कि वर्क डन, यही लिख देते हैं कि वर्क डन सी ए इज इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा था ऐसे यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको ऐसे हटा दीजिए या इसको हटा ही देते हैं सीधा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट था, तो यहाँ पर बोल सकते हैं सी ए है, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो मिलाइए कि डी करेक्ट हो गया क्योंकि ये आइसोकोरिक है, सी करेक्ट हो गया क्योंकि ए बी का वर्क डन -60 आ रहा था, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा था मैग्नीट्यूड, तो वो भी सही है। और फिर उसके बाद इस डी को बढ़ा नहीं देंगे, और बी का भी निकाले हैं कि 84 सही है, तीनों सही है। अब ए को देखा जाए कि वर्क ए का ठीक है कि नहीं, तो वर्क हमको निकालना है ए बी सी, तो उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्क डन ए से गया बी और बी से गया सी, ऐसे ए से गया बी से गया सी, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डेल्टा ए बी सी, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए बी सी ए, नहीं तो पूरा साइकिल में हो जाएगा। लेकिन भूल गई मत सोचिएगा कि साइकिल में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ये मतलब कहा जाता है कि स्टेट फंक्शन है नहीं इंटरमीडिएट जैसा, ये कुछ ना कुछ आएगा। अब देखा जाए इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू ए से बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी से सी। तो डेल्टा डब्ल्यू ए बी तो हम लोग निकाले थे, ए से बी का वर्क डन न्यूमेरिकल वैल्यू है +60, बट एक्चुअली हम लोग का जो ये कॉन्सेप्ट लगता है ये अलजेब्रिक वाला लगता है, तो -60 लिखेंगे, तो -60 किलो जूल यहाँ पर आंसर है। और यहाँ पर BC का जो वर्क डन था, BC का वर्क डन, तो BC का वर्क डन अभी निकाले थे 84 प्लस में है वाला, तो 84 किलो जूल प्लस में है,
दोनों सॉल्व करेंगे तो +24 किलो जूल। तो देखेंगे +24 किलो जूल है कि नहीं। तो ये तो दिख रहा है कि 144 है प्लस में, इसीलिए ये ए आंसर रॉन्ग है, माने ए वाला रॉन्ग है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखेंगे तब ये फुल मार्क्स 4 का 4 मिलेगा। अगर पार्ट में आंसर्स मिलेगा तो 4 की जगह 3 नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर इस आंसर्स में मैं राइट नहीं मारूंगा, नहीं तो फिर पहले ही पता चल जाएगा आप लोगों को। इसको यहाँ काट देते हैं क्वेश्चंस में। और इस तरह से इस प्रश्न का एनालिसिस दिया गया और कंप्लीट हो गया ये। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, समझाना भी ज़्यादा था, लेकिन आप देख लीजिए आईआईटी का भी क्वेश्चन है तो बनेगा जरूर, बशर्ते कि आप शांति से बनाइए और बिना देखे हुए बनाइए और इसी पोटेंशियल में खटिए। तो इसीलिए सीधा समझिए, पहले आप लोग 7वां लेवल तक तैयारी कीजिए, तब 6ठा लेवल, तब 5वां, तब 4था, तब 3रा, तब 2रा, तब पहला। पहला कौन है? -2 से लेकर के +7, मतलब ये 7वां क्लास, 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, 1 और उसके नीचे 0, -1, -2, तो 0 हो गया यूकेजी और -1 हो गया एलकेजी और -2 हो गया नर्सरी और उसके बाद है स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये लेवल 1 होता है, इसको जिसको हम लोग नाम देते हैं फाउंडेशन, यही है फाउंडेशन। और इसके ऊपर में है ये एलिमेंट्री, जिसमें 8, 9, 10 का लेवल, कि आप 8, 9, 10 तक का कॉन्सेप्ट अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट का कितना कमांड है। फिर ये लेवल 3 हुआ, 11, 12, जिसको बोल सकते हैं कि ये बेसिक हुआ, बेसिक आपका कैसा है। और ये हुआ समझ लीजिए कि इसको नाम दिए हैं फाउंडेशन, F लिख दिए, सॉरी मैं फाउंडेशन लिख ही देते हैं, फाउंडेशन ये है फाउंडेशन और ये बेसिक, और ए वाला है एलिमेंट्री। और ए वाला जो हो गया जेई मेन का हो गया, जेई मेन माने एनआईटी के लिए, स्पेशली फॉर एनआईटी का। और ये वाला हो गया जेई एडवांस और ये 6 लेवल हो गया बीएससी ऑनर्स और ये हो गया एमएससी एंड पीएचडी, ये 7वां लेवल में हो गया। और अगर फिजिक्स में बनाना है तो एप्लीकेशंस में इसमें लाइए इरोडॉफ, यहाँ पर लाइए इरोडॉफ, 7वां नंबर में इरोडॉफ लाइए। आईएस में लाइए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ये एप्लीकेशन के लिए बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एमएससी और पीएचडी का मैटर चाहिए, इसमें बीएससी ऑनर्स का चाहिए। तो जब आप 7वां या 6ठा लेवल में हैं तभी आपका रिजल्ट आएगा। और जेई मेन का पढ़िएगा तो जेई मेन निकलेगा, जेई मेन का पढ़ेगा तो स्कूल ठीक होगा, माने हमेशा एक लेवल ऊपर होना चाहिए। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सी यू अगेन, बाय।